Hello students, today we are going to discuss another essential ingredient of valid contract, that is competency of parties to contract. Section 10 of Contract Act provides that it is an essential element of valid contract that the contracting parties must be competent to contract. सो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए उसकी जो पार्टीज़ है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. अगर पार्टीज़ कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. Section 11 lays down that every person is competent to contract who is of age of majority according to law to which he is subject. Section 11 कहता है कि हर वो पर्सन जिसकी मेजॉरिटी की एज है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है. उसी के साथ में सेक्शन 11 कहता है एवरी पर्सन who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. सेक्शन 11 कहता है कि हर वो पर्सन जो मेजर है वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. साथ में सेक्शन 11 कहता है कि जो पर्सन साउंड माइंडेड है, जो सेन है, इनसेन नहीं है, जिसकी माइंड की स्टेबिलिटी है, जो जजमेंट कर सकता है अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, ऐसा पर्सन साउंड माइंडेड कहलाएगा और वो साउंड माइंडेड पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है. तीसरी कंडीशन जो बताई है दैट इज़ ही इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ. वो जो पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है ऐसा पर्सन डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए कोई स्पेसिफिक लॉ द्वारा. जैसे कि हम देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी एक्ट में इंसॉल्वेंट जिसको हम नादार कहते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका गया है, मना किया गया है. ही इज़ डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, सो इंसॉल्वेंट कैनॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इस हिसाब से सेक्शन 11 के हिसाब से 3 कंडीशंस है जिसके द्वारा एक पर्सन इनकॉम्पिटेंट कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए. फर्स्ट वन इज़ इफ़ ही इज़ माइनर, मतलब वो माइनर है, मेजर नहीं है, तो वो इनकॉम्पिटेंट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए. सेकंड, इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अगर वो साउंड माइंड का नहीं है, अनसाउंड माइंडेड है, तो वो भी इनकॉम्पिटेंट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. ही विल बी इनकैपेबल to enter into a contract or to make a contract. And third one, if he is disqualified from contracting by any law, किसी लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई किया है, उसको प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो ऐसा पर्सन भी इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. लॉ रिगार्डिंग माइनर्स एग्रीमेंट. सो हमने 3 कंडीशन देखी, उसमें की जो पहली कंडीशन है हम आज वो डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ माइनॉरिटी और वी कैन से मेजॉरिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. सो अब कौन बंदा मेजर कहलाएगा या माइनर कहलाएगा? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, अ माइनर इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट कंप्लीटेड, who has not completed 18 years of age. तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 3 में कि ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स से कम है वो पर्सन माइनर कहलाएगा. सो जो 18 ईयर्स से ज़्यादा है हम उसको मेजर कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट. However, in case where guardian is appointed under Guardian and Wards Act to look after person or property or both of minor, or where superintendence of property of minor is assumed by Court of Wards under the Court of Wards Act, the person becomes major on completion of 21 years of age. Guardian and Wards Act के अंतर्गत किसी माइनर की प्रॉपर्टी या माइनर की पर्सन यानी माइनर की देखभाल के लिए या उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए या दोनों की देखभाल के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया है या कोर्ट खुद उस पर्सन की प्रॉपर्टी
या उस पर्सन की देखभाल करती है, तो ऐसे केस में उस पर्सन को मेजर कहेंगे हम 21 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में। सो ऐसा पर्सन जिसका कोर्ट द्वारा या गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के अंतर्गत कोई स्पेसिफिक गार्जियन अगर अपॉइंट नहीं किया है, तो वो पर्सन मेजर कहलाएगा 18 ईयर्स के बाद में। उसके 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो वो मेजर कहलाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट रहेगा। लेकिन ऐसा पर्सन जिसका गार्जियन इस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंट किया गया है या जिसके प्रॉपर्टी के या पर्सन की कोर्ट देखभाल कर रहा है, सुपरिटेंडेंस कर रहा है, तो ऐसे केस में उस पर्सन की मेजर होने की एज रहेगी 20 ईयर्स के बाद में, यानी 21 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में ही विल बी कॉल्ड एज मेजर एंड देन ओनली ही विल बी कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो पहली कंडीशन ये है मेजर की एंड माइनर की। सो माइनर इज़ इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मेजर इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एज क्राइटेरिया इज़ 18 ईयर्स एंड इन केस इफ guardian is appointed then the majority age will be 21 years. Now we will see few conditions regarding minor. Here there is one case in which it is provided that an agreement with minor is void ab initio. See, an agreement by minor is absolutely void as minor is incompetent to contract. So no legal obligations are created between the contracting parties. An agreement will be void and so the other contracting parties cannot enforce the obligations against the minor because an agreement with minor is void ab initio. माइनर एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो ऐसे केस में माइनर और दूसरे पार्टी के बीच में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल ड्यूटीज़ क्रिएट ही नहीं होती है, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट क्रिएट ही नहीं होता है और इसलिए जो दूसरा पार्टी होता है वो माइनर के अगेंस्ट में कोई भी ऑब्लिगेशन, ड्यूटी एनफोर्स नहीं कर सकता, लागू नहीं करवा सकता कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट ये स्टार्टिंग से ही अब इनिशियो यानी स्टार्टिंग से ही वॉइड रहता है, अवैध रहता है। हैव अ लुक, दिस इज़ द लीडिंग केस बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड द केस इज़ मोहरी बीवी वर्सेस धर्मो दास घोष। In this case, a minor executed a mortgage for rupees 20,000 and received rupees 8,000 from the mortgagee. इस केस में माइनर ने मॉर्गेजी से एक एग्रीमेंट किया, मॉर्गेज का एग्रीमेंट किया, उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के 20,000 रुपये के लोन के लिए ये एग्रीमेंट किया, उसमें के 8,000 रुपये वो मॉर्गेजी से ले लेता है। The mortgagee filed a suit for recovery of his mortgage money and for sale of the property in case of default. So ये mortgagee जो अदर पार्टी है ये केस फाइल करता है माइनर के अगेंस्ट में अपनी जो मॉर्गेज का पैसा है वो वापस हासिल करने के लिए, उसके रिकवरी के लिए, और अगर वो पैसे नहीं मिला तो जो माइनर ने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ये केस फाइल करता है। प्रीवी काउंसिल, ये जो इंडिपेंडेंस पहले के जो कोर्ट होते हैं उनको प्रीवी काउंसिल कहा जाता है। सो प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट एन एग्रीमेंट बाय माइनर वाज एब्सोल्युटली वॉइड एज अगेंस्ट हिम। सो प्रीवी काउंसिल कहता है कि माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट ये पहले से ही अवैध रहता है एंड देयरफॉर मॉर्गेजी कुड नॉट रिकवर द मॉर्गेज मनी नॉर could he have minor's property sold under his mortgage। ना ही इस मॉर्गेजी के पास में, क्योंकि ये अवैध एग्रीमेंट है इसलिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं होता है माइनर पे। सो मॉर्गेजी ये मॉर्गेज का मनी माइनर से रिकवर नहीं कर सकता, ना ही वो माइनर की प्रॉपर्टी को बेच के पैसा हासिल कर सकता है। सो इस तरह से वॉइड एग्रीमेंट में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता है और वॉइड एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल ही नहीं होता है। तो ऐसे एग्रीमेंट के अंदर जहाँ पे ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं होता है तो वहाँ पे उस ऑब्लिगेशन को लागू करने का कोई रोल ही नहीं आता है।
ये कहा गया है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में। नेक्स्ट इज बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स आर वैलिड एग्रीमेंट्स। सो हमने ऊपर देखा कि माइनर के साथ कोई भी अगर एग्रीमेंट किया गया तो वो वॉइड एग्रीमेंट रहेगा, लेकिन अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया है तो ऐसे एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट रहेंगे। इवन दो इसमें माइनर पे कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं रहेगी, फिर भी ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो बेनिफिशरी का, अगर माइनर का रोल इसमें बेनिफिशरी का है तो वो एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट रहेगा। नेक्स्ट इज नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी। रैटिफिकेशन मीन्स सब्सिक्वेंट एडॉप्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट और एक्ट। तो इसका मतलब जैसे जब माइनर ने एग्रीमेंट किया तो तब तो वो वॉइड था, लेकिन अगर वो मेजर हो जाता है कुछ सालों बाद में तो वही एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माइनर ने उस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करना ही चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए जो उसने माइनॉरिटी में या माइनर एज में किया, ऐसा कोई भी रूल नहीं दिया है। सो रेटिफिकेशन मीन्स सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट। The minor's agreement being nullity and void ab initio has no existence in eye of law। इसमें कहा गया है कि माइनर ने जो एग्रीमेंट उसकी माइनर एज में 18 साल से कम एज में उसने जब एग्रीमेंट किया तो वो एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है और वो नल है और वॉइड अब इनिशियो है। तो ऐसे एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं हैं और उससे कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट ही होता नहीं है, और इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट्स को माइनर मेजर होने पर रेटिफाई नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट, ऐसे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट या एडॉप्ट नहीं कर सकता मेजर होने पर। नेक्स्ट इज रूल ऑफ इस्टोपेल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। यहाँ इस्टोपेल यानी होता है कि बात से मुकर जाना। द रूल ऑफ इस्टोपेल डज नॉट अप्लाई टू माइनर if minor falsely states that he is of full age and thereby induces the other to enter into contract, such contract is void ab initio and not binding on minor। so इस्टोपेल का रूल ये है कि अगर आप कोई चीज़ के लिए पहले एग्री करते हो और उस हिसाब से कोई एक्टिविटी करते हो तो बाद में आप मुकर नहीं सकते कि मैंने तो ये बात कही नहीं थी या मैंने तो ये किया नहीं था। सो वो रूल माइनर को अप्लाई नहीं होता है। मतलब माइनर अगर लोगों से या पार्टी से कहता है कि वो मेजर है और उनको इन्फ्लुएंस करता है, रॉन्गली रिप्रेजेंट करता है कि वो मेजर है, उसका रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन उसके एज से रिलेटेड है, वो बताता है कि मैं मेजर हूँ और फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है सामने वाले से, तो ऐसे केस में अगर माइनर अपनी माइनॉरिटी एज का डिफेंस लेता है और मुकर जाता है कि मैंने तो बोला ही नहीं था कि मैं मेजर हूँ, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहेगा, ये वैलिड नहीं होगा। ओके, सो ये बाइंडिंग नहीं रहेगा माइनर पे। सो इसका मतलब अगर ऐसे एग्रीमेंट्स माइनर करता है अपनी एज को छुपा के या एज को गलत दिखा के अगर वो एग्रीमेंट करता है तो ऐसे एग्रीमेंट भी उस पर बाध्य नहीं रहेंगे, बाइंडिंग नहीं रहेंगे, वो भी वॉइड ही रहेंगे। नेक्स्ट इज़ लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। A person supplying necessaries to minor can very well claim reimbursement of such expenses out of the property of minor। तो ऐसा पर्सन जो माइनर को उसके माइनॉरिटी एज में नेसेसरीज, फूड, क्लॉथ, एजुकेशन के रिलेटेड कुछ भी खर्चा अगर प्रोवाइड करता है तो वो पर्सन एंटाइटल रहता है माइनर से वो सारा खर्चा रीएम्बर्स करने के लिए, वो खर्चे का पैसा रिकवरी करने के लिए। पर इसके लिए भी माइनर पर्सनली लाइबल नहीं रहेगा, वो माइनर की प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है, बट माइनर अगेन इसके लिए पर्सनली लाइबल नहीं रहेगा। सो ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट जो नेसेसरी सप्लाई करने के लिए है वो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे, पर माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी इसमें नहीं रहेगी, सिर्फ प्रॉपर्टी में से क्लेम कर सकता है।
Next is minor partner. A minor cannot be entered into a contract of partnership, but he may be admitted into benefit of partnership with the consent of existing partners of the existing partnership. सो माइनर जैसे हमने देखा कि ही इज़ नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बोल के एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, और माइनर पार्टनर को एज अ पार्टनर एडमिट करना है तो एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज माइनर एजेंट. A minor can act as an agent of principal and can bind others except himself. माइनर पर्सन एजेंट बोल के कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है प्रिंसिपल्स के साथ में और बाकी लोगों के साथ में, लेकिन उसके लिए वो खुद बाइंडिंग नहीं रहेगा. उस एजेंसी के अंतर्गत जो भी ऑब्लिगेशंस क्रिएट होंगी उसके लिए वो बाध्य नहीं रहेगा. उसके लिए प्रिंसिपल जो मेजर है और जो दूसरे पार्टीज़ है जो मेजर है वो बाध्य रहेंगे, माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी. अ माइनर बिकम्स एजेंट बाय नेगोशिएशन, by negotiating an agreement with major person. No liability is arising out of the agreement against the minor, but agreement can be enforced against the major person. सो मेजर पर्सन अगर माइनर को एजेंट बोल के अपॉइंट करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनर की लाइबिलिटी नहीं रहेगी. जो मेजर पर्सन है उनकी लाइबिलिटी रहेगी, उनके अगेंस्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल रहेगा. माइनर के अगेंस्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट या माइनर्स के ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं रहेगा. Next is minor shareholder. Minor being incompetent to contract cannot be a shareholder of the company. माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता कंपनी का क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है. अ कंपनी कैन ऑल्सो रिफ्यूज़ टू रजिस्टर ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ माइनर अनलेस शेयर्स आर फुल्ली पेड. तो अगर कंपनी के शेयर्स पार्शली पेड है तो ऐसे केस में कंपनी उन शेयर्स के ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन के लिए भी मना कर सकता है. माइनर के फेवर में ऐसे शेयर्स ट्रांसफ़र करने या ट्रांसमिट करने के लिए भी कंपनी मना कर सकती है. Minor cannot be declared insolvent even if there are some dues payable from the properties of the minor. It is because he is incapable contracting debt. माइनर इंसॉल्वेंट कभी भी डिक्लेयर नहीं हो सकता इवन दो कुछ ड्यूज़ है, मतलब माइनर के पास में पेमेंट ज़्यादा, लाइबिलिटी ज़्यादा और असेट कम है. ऐसे केस में भी माइनर को कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता. सो विद दिस we conclude here. In next lecture we will discuss person of sound mind, the second essential of competency to contract. Thank you.